हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्विज क्वेश्चन, कि हड़प्पा कालीन धोलावीरा नाम की जगह किस नदी के किनारे स्थित थी। तो आपको बताना था कि जो हड़प्पा कालीन धोलावीरा नाम की एक जगह है वो किस नदी के किनारे थी। तो उसका सही आंसर था वहां पर लूनी नदी। किसके किनारे थी वो? लूनी नदी के किनारे। तो चलिए आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का क्विज क्वेश्चन ये है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो हमको बताना है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में किस देश में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन से देश में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है कहाँ पर? अमेरिका में। तो अमेरिका में एक डेलावेयर नाम की जगह है, वहां पर 25 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है और ये काले ग्रेनाइट से बनी हुई है। ओके, और इस मूर्ति का वजन कितना है? तो इस मूर्ति का वजन है 30,000 किलोग्राम। ठीक है, और अमेरिका में मतलब हिंदू भगवान की ये पहली ऐसी इतनी ऊंची मूर्ति है। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया के सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो हमको बताना है कि दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के मामले में हमारा प्यारा भारत कौन से स्थान पर है यहाँ पर। तो ये लिस्ट में आप गिन सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत कौन से स्थान पर है? 9th स्थान पर। ओके, तो यूएनसीटीएडी जिसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो उनके अनुसार इंडिया में एफडीआई 2020 में तेजी से घट सकता है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि 2020 में जो एफडीआई है वो बहुत तेजी से घट सकता है। उसका रीजन हमको पता है क्यों घट सकता है। और यहाँ पर जो ये रिपोर्ट दिखाई गई है 2020 में जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट 2019 के डेटा के अनुसार आई है। ठीक है, तो 2019 में एफडीआई 20% से बढ़कर कितना हो गया था? $51 बिलियन हो गया था। ओके, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई रेसिपेंट यानी कि एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों की लिस्ट में भारत 2018 में 12वें स्थान पर था। तो हमारा प्यारा भारत 2018 में तो 12वें स्थान पर था और 2019 में ये ऊपर आ गया, थोड़ा सा 9th स्थान पर आ गया। और अभी 2020 की जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता नहीं, या तो नीचे चला जाए, और नीचे जा सकता है क्योंकि हमारे भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तेजी से घट सकता है कोरोना वायरस की वजह से। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि गलवान वैली के पास कौन सी सामरिक महत्व की भारतीय सड़क है जिसके निर्माण पर चीन को आपत्ति है और दोनों देशों में अक्सर तनाव रहता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि वो कौन सी रोड है जिसकी वजह से ये पूरी टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। तो उस रोड का नाम यहाँ पर है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, तो आप सबको लग रहा होगा कि इतना बड़ा नाम क्यों रखा है इस रोड का। तो इस रोड का नाम इतना बड़ा क्यों इसलिए है क्योंकि ये 3 नाम से मिलकर बनी है रोड, दारबुक और शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में देखिए आप, ये वाली जगह का नाम है दारबुक और ये जो शोक रिवर का नाम है शोक नदी। तो ये शोक नदी के बिल्कुल पैरेलल में ये रोड बना हुआ है यहाँ पर। तो शोक नदी और ये यहाँ पर जो जगह का नाम है इसका नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को जोड़कर इस रोड का नाम बनाया गया है, क्या? दारबुक श्योक ओल्डी रोड। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑल वेदर रोड है, मतलब ये रोड हर मौसम में खुली रहेगी। और ये रोड 20 साल में बनकर तैयार हुई है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इस रोड की लंबाई है 255 किलोमीटर और ये सड़क एलएसी के बिल्कुल पैरेलल में है और ये लेह को काराकोरम पास से जोड़ती है। तो यहाँ पर ये लेह है और यहाँ पर ये काराकोरम पास है। ठीक है, तो ये लेह को काराकोरम पास से जोड़ती है ये सड़क और इसका नाम क्या है? दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है,
अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा का 14 जून को निधन हो गया। वे किस राज्य के गायक थे? तुमको बताना है कि यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है। इनका नाम है हीरा सिंह राणा। तो इनका जो निधन हो गया, तो ये कौन से राज्य के सिंगर थे, कौन से राज्य के गायक थे? तो ये थे उत्तराखंड के। ओके, तो इनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था और हाल ही में इन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। यानी कि इनको गढ़वाल, कुमाऊनी और जो जौनसारी एकेडमी है उसका उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया था इनको। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2,33,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो हमको बताना है कि ये मंदिर हमारे कौन से पड़ोसी देश में स्थित है। तो ये मंदिर है, हम सबको पता होगा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है। तो ये मंदिर है नेपाल में। ओके, तो भारत नेपाल के बीच चल रही टेंशंस के दौरान भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को कितने 2,33,00,000 रुपए देने का ऐलान किया है। और इन पैसों से क्या किया जाएगा? तो इन पैसों से स्वच्छता केंद्र बनाए जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर कैंपस है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल का जो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? वही यही है, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, तो और इस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इंडिया ने यहाँ पर 2,33,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। और जिससे क्या किया जाएगा? जिससे यहाँ पर स्वच्छता केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि किस भारतवंशी को इथियोपिया में अमेरिकी दूत बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर इनका नाम है, यहाँ पर इनके फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है गीता पासी। वैसे तो ये इंडियन है पर कई टाइम से ये अमेरिका में है, तो ये अमेरिका की सिटीजन बन चुकी है और वहाँ की डिप्लोमेट है अमेरिका की, और इनको इथियोपिया में अमेरिका का डिप्लोमेट बनाया गया है। ओके, तो ये अमेरिकन डिप्लोमेट है और इनको ट्रंप सरकार ने इनको इथियोपिया का अगला राजदूत बनाया है, यानी कि डिप्लोमेट बनाया है। तो ये था इनके बारे में, इनका नाम है गीता पासी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि कोविड-19 के चलते ऑस्कर 2021 अवार्ड समारोह की तारीख बढ़ाकर कब कर दी गई है? तो हमको बताना है कि यहाँ पर ऑस्कर जो हर साल होता है वो जिस डेट को होने वाला था उससे उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो आगे बढ़ाकर कितनी कर दी उसकी तारीख? उसकी तारीख आगे बढ़ाकर कर दी गई 25 अप्रैल 2021। तो ये इससे पहले होने वाला था, लेकिन क्या किया गया, कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए इसको वापस थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन सा ऑस्कर अवार्ड था? ये तो 93वां ऑस्कर अवार्ड था, यानी 93rd ऑस्कर अवार्ड समारोह होने वाला था और इसको करीब 2 महीने के लिए टालने का ऐलान किया गया है। और पहले ये कौन सी डेट को होने वाला था? तो पहले ये होता 28 फरवरी 2021 को, यानी फ्यूचर में होता होने में तो, लेकिन इसको 2 महीने और आगे बढ़ाकर 25 अप्रैल 2021 को कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तुमको बताना है कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस इसमें से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। तो ये दिन 1995 से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हमें सूखे से कैसे निपटना है और जो बंजर जमीन है उससे कैसे मुकाबला करना है, तो उसके लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो लोगों को इसके बारे में बताने के लिए ही ये इस दिन को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा और अर्धसैनिक यहाँ पर सेना है, तो सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख किए जाने का निर्णय लिया है? तो हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सेना और अर्धसैनिक बल है हमारे, तो उनके जो शहीद हो जाते हैं, तो शहीदों की पत्नी एवं आश्रितों को जो पहले कितनी राशि दी जाती थी 25 लाख रुपए, तब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हमारे
शहीदों के परिवारों की जो अनुग्रह राशि दी जाती थी उसको कितना कर दिया गया है। तो पहले 25 लाख थी, अब उसको 50 लाख कर दिया गया है। ओके, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो पहले 25 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी और अब 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और इसमें से भी जो शहीद की पत्नी और बच्चों को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी के 15 लाख रुपए शहीद के माता पिता को दिए जाएंगे अगर वह जीवित है। तो अगर जीवित नहीं है तो सारा पैसा पत्नी और बच्चों को दिया जाएगा, अगर माता पिता जीवित है तो 15 लाख रुपए माता पिता को भी दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि जून 2020 में ग्रांड सेप्स ने जेट जीरो काउंसिल बनाने की घोषणा की है। वे किस देश के परिवहन सचिव है? तो यहाँ पर इनकी फोटो है, तो उनको बताना है कि जो ग्रैंड सेप्स इनका नाम है, तो ये किस देश के परिवहन सचिव है, यानी कि किस देश के ये ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं। तो ये है यूके के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी। ओके, तो ये यूके के परिवहन सचिव यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, मैंने बताया दिया आपको। इन्होंने जेट जीरो काउंसिल के निर्माण की घोषणा की है। और अब ये जेट जीरो काउंसिल क्या होता है तो ये बता देता हूं। तो ये ग्रुप फ्यूचर में सभी फ्लाइट्स के लिए जीरो कार्बन उत्सर्जन को रियलिटी बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि फ्यूचर में जितनी भी फ्लाइट्स होंगी तो वो जीरो कार्बन एमिशन करे, उसके लिए सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस काउंसिल की होगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको यूके के बारे में बता देता हूं। तो यूके की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तो यूके की कैपिटल का नाम है लंदन। और यूके में जो करेंसी चलती है यूनाइटेड किंगडम में, तो करेंसी ही चलती है वहां पर पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बोरिस जॉनसन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में संतोष झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमको बताना है, यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है, इनका नाम है संतोष झा। इनको कौन से देश में भारत का अगला राजदूत यानी कि डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया है? तो इनको डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया है कौन से देश में? बेल्जियम में। तो इनको बेल्जियम में भारत का अगला डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया है। और इससे पहले ये उज्बेकिस्तान के डिप्लोमेट थे यानी कि राजदूत थे, और ये 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। और अगर बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है बेल्जियम में वो चलती है यूरो। और अगर बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है सोफी विल्मेस। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवमोगा 220 करोड़ रुपए की परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो हमको बताना है कि इसमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवमोगा में 220 करोड़ रुपए की परियोजना के निर्माण की नींव रखी है। तो यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है कर्नाटका के मुख्यमंत्री। ओके, तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? BS येदुरप्पा। इन्होंने 15 जून 2020 को शिवमोगा में, शिवमोगा नाम की एक जगह है, तो शिवमोगा में 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा प्रोजेक्ट के निर्माण की नींव रखी है। तो कौन से प्रोजेक्ट की? हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट के निर्माण की नींव रखी है। और ये जो हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट बनाया जाएगा तो ये 2 फेज में बनाया जाएगा। कितनी फेज में? 2 फेज में ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो जो पहली फेज होगी तो पहले फेज में रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड और कंपाउंड वॉल बनाई जाएगी। और जो दूसरा फेज होगा, दूसरे फेज में टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फायर स्टेशन बिल्डिंग, ये सब बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है? तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी किसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये अवार्ड जीता है यहाँ पर डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। ठीक है, तो इसकी घोषणा प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और CEO किसके? प्रिंस अल्बर्ट और मोनाको फाउंडेशन के, जिनका नाम क्या है? ओलिवियर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ओलिवियर वेंडन।
तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि कितने साल बाद 15 जून 2020 को भारत और चीन सीमा यानी कि LAC पर सैनिकों की जान गई है? तो हमको बताना है कि अभी आप सबको पता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे 20 से 21 सैनिक शहीद हो चुके हैं। तो इससे पहले ऐसी घटना कब हुई थी? तो इससे पहले 45 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। तो 45 साल बाद में ये वापस ऐसी घटना हुई है। तो 1975 के बाद पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और इससे पहले 1962 में वॉर हुई थी। कहाँ पर? लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और उसके बाद में 1967 में सिक्किम के नाथुला पास में भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे उस टाइम पर। और उसके बाद में 1975 में अरुणाचल में थोड़ी सी टेंशन बढ़ी थी और तब गोलियां भी चली थी। कब? 1975 की बात है, तब गोलियां भी चली थी टेंशन बढ़ने की वजह से। तो उसी के बाद में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि LAC पर जब भी पेट्रोलिंग करेंगे, यानी ये दोनों देशों के लिए था, चीन और भारत दोनों ने एक एग्रीमेंट को साइन किया था। और एग्रीमेंट क्या था? तो एग्रीमेंट ये था कि जब भी दोनों सेनाओं के सैनिक पेट्रोलिंग करेंगे बॉर्डर पर, तब वो अपने पास में कोई भी हथियार नहीं रखेंगे। ओके, तो ये एग्रीमेंट किया था। और हथियार सिर्फ ऑफिसर्स के पास होंगे, बाकी सैनिकों के पास में हथियार नहीं होंगे। तो ये एग्रीमेंट किया गया था कब? 1975 में। ओके, तो इसी वजह से अभी जो भी झड़प हुई है हमारी सैनिकों की लद्दाख में, तो उनके पास में उस टाइम पर हथियार नहीं थे, इसी एग्रीमेंट के तहत था वो सब। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में भारत को कौन सी बार UNSC का अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो हमको बताना है कि भारत को यहाँ पर UNSC का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो कौन सी बार? तो ये 8वीं बार। इससे पहले भी 7 बार भारत UNSC का अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो भारत 8 साल में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। और 193 मेंबर कंट्री में से 184 देशों ने, यानी कि 184 कंट्रीज ने भारत के समर्थन में वोट किया है। और भारत के साथ में किस किस देश को अस्थायी सदस्य बनाया है, तो उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो भारत के साथ में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी चुना गया है। किसके लिए? UNSC के अस्थायी सदस्य के लिए। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि मदर डेयरी की शाखा सफल ने ताजे फल और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो मदर डेयरी की एक फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है सफल। तो इन्होंने हमको बताना है कि ये फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए इसमें किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है, यानी कि पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जोमेटो के साथ में। तो होगा क्या कि फल और सब्जियों की डिलीवरी जोमेटो करेगा। ठीक है, तो जोमेटो अभी अब सबको पता ही होगा नुकसान में चल रही कंपनी। तो अब ये फल और सब्जियों की डिलीवरी भी करेगा। कौन? जोमेटो। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विदेश मंत्रालय ने HIL इंडिया लिमिटेड को किस देश को 25 MT मेलाथियन 95% ULV का निर्माण और आपूर्ति करने का आदेश दिया था? ओके, तो किस देश को हमने 25 MT मेलाथियन और ULV भेजने का जो आदेश दिया था विदेश मंत्रालय ने, किस देश को? तो यहाँ पर ईरान को ये सब भेजने का आदेश दिया गया था। ओके, तो ये माल 16 जून 2020 तक ईरान पहुंच गया था, यानी कि 16 जून 2020 तक इसको ईरान पहुंचा दिया गया था। और HIL क्या है? तो HIL रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक पब्लिक फर्म है और देश में कीटनाशकों के प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो कीटनाशकों के, यानी कि जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड बनाने की एक कंपनी है ये HIL। ठीक है, तो बड़ी कंपनियों में से एक है ये, और ये एक पब्लिक फर्म है, यानी कि ये सरकारी कंपनी है। ओके, और अगर मैं बात करूं ईरान की, तो ईरान की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तेहरान। ओके, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है ईरान में? तो यहाँ पे करेंसी चलती है ईरानी रियाल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का औसत तापमान सदी के अंत तक कितना बढ़ने का अनुमान है। तो जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से इस सदी के अंत तक, ठीक है, यानी कि इस सेंचुरी के एंड तक जो टेम्परेचर है वो कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, तो 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, तो इतना टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है 4.4% इस सदी के अंत तक। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।